गुड आफ्टरनून बच्चों। पहले जो है सो कल वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या कह रहा था कि जो कपल हैं वह साथ में साथ में जिएंगे, ठीक है, थोड़ा समय 25 साल तक। देखो दोनों में 25 साल जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 45 से 25 जोड़ोगे 70 मिलेगा। और दूसरा क्या है, हाँ, तो 45 + 25 = 70 और 36 + 25 = कितना आया, 61, है ना। तो कहने का मतलब द कपल विल लिव टुगेदर टिल 25 years hence। तो उस समय से 25 साल तक साथ में जिएंगे। तो इसके लिए हमें दिया था हमको ऑड अगेंस्ट। तो ऑड अगेंस्ट जो होता है वो होता है B/A। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है उस इवेंट का वो क्या होता है, A / A + B। तो वो हमको कितना दिया था बताओ, मान लो मैन का बताओ, मैन का ये दिया था 7/5। तो ये हो जाएगा 5/7 + 5 = 5/12। फिर वोमेन का, उसका भी ऑड अगेंस्ट है, उसका भी B/A ही दिया हुआ है, वो कितना है 5/3। तो वोमेन का जो प्रोबेबिलिटी होगा वह भी A / A + B होगा, यानी कि 3 / 5 + 3 = 3/8। अब E1 and E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट, बताओ क्यों? वोमेन का अपना लाइफ, मैन का अपना लाइफ, ठीक है। दोनों अपने तरीके से जिएंगे, दोनों एक दूसरे के लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है वो क्या कह रहा है, 25 साल तक जीना। अब 25 साल तक जिएगा तो आदमी जिएगा अपने तरीके से, औरत जिएगी अपने तरीके से, उसकी वाइफ, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब ये इसलिए है, और क्या रीजन हो सकता है बताओ? दोनों का अपना सैंपल स्पेस है, दोनों का अपना लिविंग स्टाइल है, दोनों का अपना, हो सकता है साथ में रहते हो पर खान पान भी हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। दोनों का बिहेवियर अलग हो, दोनों का हैबिट अलग हो, दोनों के सोने का, उठने का, बैठने का, सब कुछ, है ना, किसके साथ उठना बैठना, जागना, बात करना, जो कुछ भी है सब कुछ अलग है। दैट विल इम्पैक्ट समवन्स लाइफ, उनके लिविंग कैपेसिटी को वो इफेक्ट करेगा। द पर्सन्स लाइफ हैव देयर ओन सैंपल स्पेस, एंड इफ they have their own sample space, that means their likelihood of living till the 25 years will change as accordingly they live. That's why these events will be independent to each other. तो ऐसे केस में क्या होगा, E1 intersection E2 they live together, क्या होगा, P of E1 into P of E2, जो कि होगा 5/12 into 3/8, जो कि होगा कितना होगा। ओके बबुआ, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट का मतलब यानी कि P of E1 plus P of E2 minus P of E1 intersection E2, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो ये होगा, कितना होगा, 5/12 प्लस 3/8 माइनस 5/32। इन सब का एलसीएम लो, आंसर निकालो। फर्स्ट तो बन गया, एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट शुड अकर। इस वर्ड को मैं इस तरह से समझता हूं। नोट इट डाउन। आज हम लोग 12th में एंटर करेंगे। 12th के लास्ट में जब मैं तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, उस समय एक कंसेप्ट होगा, पता है क्या, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि 11th का पार्ट है।
तो तुम लोग उस समय बेचैन की गोटी मत खाना, और फिर हाँ, बेचैनी की गोली नहीं खानी है और धैर्य रखना है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में उसको फिर बताऊंगा मैं। गोली गोटी कहने का तरीका है, समझ तो गई हो। मतलब टैबलेट, गोली मतलब कैप्सूल, कंसेप्चुअल है। सुनो तो अंकित नहीं आया आज ना? अरे यार, ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, सुनो पहले, तब सुनो समझो, तब हम इसको बताएंगे, इसका डेफिनेशन सब बताएंगे और इसमें एग्जांपल बताएंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नाम से ही पता चल रहा है कंडीशन छुपा हुआ है। तो क्या है ये? जब इवेंट सक्सेशन में होते हैं, वन आफ्टर अनदर, तो जो बाद में इवेंट होता है वो पहले के इवेंट से कुछ प्रभावित रहता है। ठीक है, तो पहले का इवेंट जो होता है वो बाद के इवेंट के लिए कंडीशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लूडो खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि हमारा विश रहता है कि जो कोई हमारे रीजन से होके पास हो रहा है ठीक है, तो हम वो मान लो कि हमारा जो होम है उससे 4 कदम आगे है ना, तो हम क्या विश करते हैं? 6 आ जाए, 6 आ जाए, और 6 के बाद क्या आ जाए? 4 आ जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत मजा आता है फिर, है ना। तो जैसे ही 6 आया, तो वो सक्सेशन में हमको 4 भी चाहिए, है ना। तो जैसे ही 6 आया वो कंडीशन बन जाता है। जैसे ही 6 आया, सामने वाला डर जाता है, कहता ले लौटा गया ठीक है, उसके बाद 4 आ गया संयोग से, तो हो गया। 3 आ गया तो पीछे पड़ गए, है कि नहीं। तो ऐसे में क्या होता है ना, एक इवेंट का होना दूसरे के लिए कंडीशन बन जाता है। एक हुआ, उसके सक्सेशन में दूसरा होगा, तो दूसरा इवेंट पहले मतलब कि सक्सेशन में बाद में हुआ है, तो ये बन गया इसके लिए कंडीशन। तो कहेंगे कोई एक इवेंट का होना अंडर दिस कंडीशन, है ना, तो उसको पढ़ेंगे हैपनिंग ऑफ सम इवेंट गिवन दिस कंडीशन, हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट अंडर दिस कंडीशन। तो अंडर दिस कंडीशन कहते हैं, तो उस अंडर जो कंडीशन लिखते हैं उसको नीचे डाल देते हैं, और जो इवेंट पर हमारा फोकस होता है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका रहेगा जैसे E1 डिवाइडेड बाई E2, ऐसे लिखेंगे। पढ़ेंगे कैसे? E1 गिवन E2, ठीक है, E1 गिवन E2। जैसे मान लो E1 हुआ तुम्हारा क्या, पासे पे 6 का आना, है ना, और उसके बाद E2 क्या हो जाएगा, मान लो 4 का आना। ये बाद में हो रहा है, तो तुम्हारा ऐसे E2 बाई E1 कहेंगे। पढ़ेंगे क्या? E2 गिवन E1, हाँ, E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग E2 गिवन E1, ऐसे करके प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1। गिवन ऐसे करके क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में इसको होना है। गिवन दैट दिस हैज ऑलरेडी अकर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस? Given that we have already got 6 on our die, what is the probability that we'll get the 4 now? Okay, तो इस तरह से इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रूप में समझते हैं। ठीक है, लिखो इसमें, लिखो हेडिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसमें लिखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
in a random experiment, in a random experiment, in a random experiment, comma, let capital A and capital B be two events. Let A and B, let A and B be two events such that B has already occurred. B, capital B, has already occurred. And probability of B is not equal to 0. इसका मतलब B क्या है? नल सेट नहीं है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? नल सेट नहीं है. कॉमा then the probability of occurrence of A under this condition is called conditional probability. Is called conditional probability, comma, denoted by P B given A and is given by P B given A equal to P of A intersection B divided by P of B, where P of B not equal to 0. 2 minutes. And probability of A given B equal to P of A intersection B divided by P of A. यहाँ पे क्या नहीं होगा? 0. हाँ, A 0 नहीं हो सकता. ठीक, अब लिखो properties of conditional probability. Properties of conditional probability. इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहला, if S be the sample space and A and B are events of a random experiment such that A not equal to null set and B not equal to null set, then उसका भी पहला पार्ट, probability of B given B equal to 1 equal to probability of S given B. चूंकि B intersection B equal to S intersection B equal to B. ये हो गया. इसका दूसरा पार्ट,
probability of A bar intersection B equal to 1 minus probability of A given B. तीसरा part, if E be also an event, if E event such that E belongs to S and E not equal to null set, then A union B A given E, B given E, A intersection B given E. When A and B are disjoint, disjoint का मतलब कोई बताओगे? इसका दूसरा मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. Then P of A union B divided by given E equal to A given E plus B given E. ये इक्वल टू नहीं, माइनस है, इक्वल ऊपर में इक्वल टू है, कंफ्यूज नहीं होना है. कंफ्यूज नहीं होना है. ये इक्वल टू है, क्यों इक्वल टू है? एस देख रहे हो, ये दोनों इक्वल टू है, ये भी 1 होगा और यह भी 1 होगा. और यहां पे बता रहा है चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट है तो 1 माइनस A given B. If A and B are independent events, then P of A given B equal to P of A and P of B given A equal to P of B. ऐसा क्यों? चूंकि P of A intersection B equal to P of A into P of B. अब जो है मल्टीप्लिकेशन रूल तीसरा, मल्टीप्लिकेशन रूल. If A, B and C are three events of a random experiment, such that A not equal to null set and AB not equal to null set, then P of ABC equal to P of A into P of B given A into P of C given AB.
देखो ये जो है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका अपना भी डेरिवेशन है, पर ये समझो ये दोनों का साथ में होना, उसकी जो जिस कंडीशन में हो रहा है, ठीक है, ये मैं क्या कर दिया, नीचे में तो नीचे में ए होगा ना, अरे यार लिखते समय कहाँ ध्यान रहता है मेरा, नीचे में तो ए होगा, नीचे में ए होगा, बी गिवन ए में ये होगा, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, जो नीचे में जिस कंडीशन में उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे रखी जाएगी, तो दोनों इवेंट का साथ में होना और जिस जो जो हाँ, तो ये यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये कंडीशन 0 के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन 0 के बराबर नहीं हो सकता, बाकी ये सब ठीक है, बाकी ये सब ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट बी का होना, बी के कंडीशन में उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है, उसके बाद सैंपल स्पेस का होना किसी भी कंडीशन में, है ना, तो वो भी हमारा 1 ही होगा। जो कंप्लीमेंट्री इवेंट है उसका किसी इवेंट मतलब किसी कंडीशन में होना वह 1 माइनस उतने के बराबर होता है। और अगर जो है ये क्या लिखा है, ECS नहीं है, हमको पता था, ये क्या है अब बताओ, हाँ ECS नहीं है, ये E सबसेट ऑफ S, यानी कि सैंपल स्पेस से कोई इवेंट हो रहा है, जिस देखो यहां पर हम शुरुआत किए ना, S बी द सैंपल स्पेस, तो S का ही सैंपल स्पेस का ही एक सेट है E जो उसका पार्ट है, और वो नल सेट के बराबर नहीं है, तो वो जब कंडीशन बन जाता है तो उसमें किसी एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो इसी फॉर्मूला से बनता है जो तुम लोग यूज करते हो, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। उसके बाद डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये पार्ट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, तो जब ये 0 हो जाएगा तो इसी को हम यहाँ पे नहीं यूज किए हैं, तो ए गिवन ई और बी गिवन ई इसके सम के बराबर हो जाएगा। और जब इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो ऐसे केस में, है ना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर हाँ, तो ये अपनी जगह पे हो रहा है, ये अपनी जगह पे हो रहा है, इसका अपना सैंपल स्पेस, इसका अपना सैंपल स्पेस है, तो ऐसे केस में कोई भी कंडीशन हम दूसरे इवेंट के लिए लगाएंगे जो दोनों इवेंट में क्या है इंडिपेंडेंट हो, वो कोई, है ना, असर नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उसका इंटरसेक्शन देखते हैं तो ये होता है रिजल्ट। इस रिजल्ट में ए गिवन बी में तुम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड करोगे तो यही मिलेगा, और बी गिवन ए में यदि तुम प्रोबेबिलिटी ए से डिवाइड करोगे तो फिर यही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन रूल ये क्या बता रहा है, एबीसी, मान लो एबीसी 3 इवेंट्स हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के पार्ट हैं, जहां पे ए नल सेट है, ए बी नल सेट है, तो बताना है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी कि ए बी सी के होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो इस प्रकार से होगा। ए बी सी ये और ये जो मैं लगातार लिखा हूं उसका क्या मतलब हुआ, इंटरसेक्शन यानी कि साइमल्टेनियस अकरेंस है। तो साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए और बी ये जब नल सेट है, ठीक है, तो साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए बी एंड सी तीनों का जो साइमल्टेनियस अकरेंस होगा वह ए, ठीक है, इंटू बी गिवन ए इंटू सी गिवन ए बी, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। कौन सा? ये अच्छा, ये नहीं समझ में आया, ये तो आसान है। देखो ये होता है ना, अब इसको तुम यहां पे अप्लाई करो इस फॉर्मूला में, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
बी से बी चला जाएगा, समझे? इस प्रकार से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो नीचे में जो डिवीजन है उससे, हाँ, उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे में फिर जो न्यूमरेटर में बचता है वही हमारा वैल्यू होगा। वही सेकेंड केस में भी हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो प्रॉपर्टीज है इसका हम लोग फिर यूज करेंगे एग्जांपल्स में, ठीक है। पहला एग्जांपल देखो, प्रॉब्लम्स ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रॉब्लम्स ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कौन सा एग्जांपल होगा बताओ, थोड़ा सा चेक करके बताओ। एग्जांपल नंबर 29। ओके, a die is rolled if the outcome is an odd number, what is the probability that it is prime? A die is rolled, एक पासा फेंका गया, मालूम चला कि उसमें हमको ऑड नंबर मिला है, तो बताना यह है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह प्राइम नंबर भी होगा। कंडीशन क्या है और इवेंट क्या है, बताओ। कंडीशन है हमारा ऑड होने का, प्राइम क्या है, इवेंट है। और इवेंट क्या है, ये प्राइम होना इवेंट है, प्राइम होना इवेंट है। कंडीशन ऑड नंबर कंडीशन है, ऑड नंबर का मिलना कंडीशन है, और प्राइम हमारा इवेंट है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द लैंग्वेज, व्हाट शुड बी द लैंग्वेज, द लैंग्वेज शुड बी एज इट इज। Yes, we should write as let A be the event, let A be the event of getting an odd number when the die is rolled, ठीक है, and B be the event of getting a prime number, प्राइम नंबर। तो बताओ कि कितने ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर 1, 3, और प्राइम नंबर कितने होते हैं, 2, 3, 5। प्राइम नंबर भी 3 और, तो A इंटरसेक्शन B क्या हुआ, 3 और 3 and 5, ठीक है। हमारा इवेंट है गेटिंग, इट इज ए प्राइम, प्राइम इज द इवेंट, प्राइम इज द इवेंट। P of B divided by A, sorry, P of B given A equal to question mark, P of B, probability of B given A पूछ रहा है, तो B given A is equal to क्या होगा,
ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय, हाँ अब यहां पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ, तो ये कितना है 2/6, हाँ ये गया, तो हमारा क्या आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 divided by 3 is the answer. Next. जो तुमको लास्ट में पूछ रहा है ना, दैट शुड बी द इवेंट, ठीक है। उससे जो पहले होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या बात है कि इवेंट आर हैपनिंग इन सक्सेशन। अब सक्सेशन वर्ड का मतलब तो तुम लोगों को समझा चुके हैं पीएनसी में। तो जब सक्सेशन में इवेंट होता है तो जो लास्ट में पूछा जाता है ना, दैट इज जनरली द इवेंट। जो ठीक उससे प्रीसीडिंग होता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जो ठीक उससे पहले हो, दैट शुड बी द कंडीशन। समझे? दो इवेंट हैं सक्सेशन में, एक को फ्रंट में रखा जाएगा, एक को उसके सब्सिक्वेंट में रखा जाएगा, ठीक है। जो फ्रंट में हो रहा है वो इवेंट है, जो सब्सिक्वेंट में हो रहा है वो कंडीशन है। हाँ, अगर ऐसे पूछता कि इफ द आउटकम इज ए प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन ऑड नंबर? अरे तो उसको नीचे रख दो, इसको ऊपर कर दो, वही करना है ना। तो पूछ क्या, वाट में क्या है लगा हुआ है, जो वाट के बाद पूछ रहा है दैट शुड बी द इवेंट, वो हमारा इवेंट होगा। देखो मैं आगे भी समझाऊंगा इस टर्म को, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जब प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिखाए थे, एक वर्ड में शायद बोला था, लिखाया नहीं था, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी बोला था ना, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं। मैं जनरली ये सब टर्म ऐसे नहीं बोलता हूँ। प्रायोरी का मतलब क्या होता है? यस, समथिंग लाइक दैट। प्रायोरिटी का मतलब फ्रंट, ठीक है, जो चीज फ्रंट में हो रहा है। इसका अपोजिट क्या होता है? पोस्टियोरी। प्राइमरी नहीं होता, जैसे प्राय एक तरह से प्रीफिक्स है, पोस्ट मतलब पोस्ट भी जैसे कि प्रीफिक्स है। तो ये कहने का मतलब कोई चीज है ना आगे चल रहा है, ये चीज है जो पीछे चल रहा है, समझे? तो इसे ये वर्ड बना है, प्रायोरी एंड पोस्टियोरी। तो ये जो हम इवेंट देख रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो प्रायोरी इवेंट है वो आगे लिखा रहेगा, जो पोस्टियोरी इवेंट है वो कंडीशन बन जाता है, समझे? जो प्रायोरी इवेंट है, मैं ऐसा टर्म आगे भी यूज करूंगा। फिलहाल के लिए और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखने से समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 30, two dice are thrown.
जो फ्रंट में हो रहा है ना उसमें व्हाट जनरली लगा रहेगा, वो हमको पूछ रहा होगा। हमको सम 9 चाहिए, तो पूछ क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले पासे पर 5 आया है। बताओ, हेल्प मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या हो रहा है इधर? सनी, सनी बाबू प्यारा बच्चा, कितना समझाया जाएगा तुमको? तुमको कितना कहा जाए कि अपने हथियार को है ना तैयार कर। जब मैदान में उतरते हो तो अपना हथियार तैयार करके आओ, ठीक है? जब यहाँ आते हो तो तुम्हारा जो कॉपी कलम है ना, औजार बक्स हो गया, पेंसिल हो गया, है ना, इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, ये सब तैयार करके लाओ। कितना दूसरों के भरोसे रहोगे? बताओ बताओ बाबू, तुम्हारा कॉपी तैयार नहीं है 3 दिन से, मैं क्या देख रहा हूँ? बताओ। एक दिन बीच में गायब भी थे, उसको कौन काउंट करेगा? बताओ। ऐसे रहोगे तुम? तुमने कसम खा लिया है नहीं सुधरने का। मैं सतत प्रयास में रहता हूं तुम्हें सुधारने का, और तुमने नहीं सुधरने की कसम खाई है। क्या होगा मेरा और क्या होगा तुम्हारा? बताओ बताओ। लेट ए बी द इवेंट। हाँ, तो तुम लोग हमको मदद कर रहे थे, बीच में सनी आ गया, बताओ क्या करें? लेट ए बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम ऑफ। अब यहां पे मैं ऑर्डर्ड पेयर लिख दूं तो गलत होगा? ऑर्डर्ड, let A be the event of getting the sum of ordered pair as 9, ठीक? ओके, यही कंडीशन है। नहीं, ये कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आगे फाइंड लगा है। हाँ, 5 on the first, 5 on the first die is the condition, and B be the event of getting 5 on the first die. ओके, तो ये बताओ क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का सम 9 आना चाहिए। कितना शुरुआत करें? 3 6, नेक्स्ट। ओ तो ठीक है, पर 4 5 फिर 5 4 और 6 3। एनीवन एल्स? ओके, बी का बताओ। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ए इंटरसेक्शन बी बताओ। 5 4, that's it. Anything else? So what is the probability? What is the required probability?
कंडीशन क्या है? हाँ, ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन इक्वल टू इवेंट बी। बी इज द, है ना, बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 ऑन द फर्स्ट डाई, यही कंडीशन है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, जो कंडीशन होता है उसको नीचे लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय, नाउ ये हो जाएगा एन ऑफ, चूंकि दोनों के लिए, है ना, सेम है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, बताओ कितना है? 1 डिवाइडेड बाय एन ऑफ बी कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 6 इज द आंसर। क्योंकि हमारा सैंपल स्पेस का स्ट्रेंथ ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। सैंपल स्पेस का स्ट्रेंथ 36 है, जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। 1/6 इज द आंसर। इस प्रॉब्लम के लिए तुम लोग लैंग्वेज भी लिखोगे और सॉल्व भी करोगे, जो मैं अभी दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 31, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, and the sum of the numbers and the sum of the numbers appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? At least once. Mind the word at least. No explanation needed. Easy, easy. Can we move to the next problem? Okay. जो पूछ रहा है दैट इज द इवेंट, जो नहीं पूछ रहा है दैट इज द कंडीशन। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, जिस क्वेश्चन में जिस इवेंट पे एम्फेसिस दिया जा रहा है, जिस पे जोर दिया जा रहा है, दैट इज द इवेंट। विच एवर रिमेन्स दैट इज द कंडीशन। Whatever is being asked, that is the event. Whatever remains, that is the condition. I hope you got it. Did you? बोल नहीं रही है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख के बोलना, अभी करोगी घर पे। एग्जाम्पल नंबर 32, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability
that both are girls. Given that पहला, the youngest child is a girl. दूसरा, at least one of कर लोगे, हो जाएगा तो होमवर्क में रख लो। लगता है थोड़ा ट्विस्टिंग है तो कर लेते हैं। क्वेश्चन पर हो एंड टेल मी what to do with this problem. Would you want to take it as a homework or do we do it now? ये नोट हो रहा है, हो गया। नहीं, मैं अगला प्रॉब्लम उधर लिखूंगा। लिख सकते हो लिखो। यंगेस्ट मतलब जो बाद में हो रहा, लेटर। बच्चे जो होंगे सक्सेशन में होंगे ना, तो जो लेटर होगा, जैसे कि बॉय तब गर्ल, तो पहले जो लिखेंगे वो एल्डर होगा, जो बाद में लिखेंगे सो यंगर होगा। ये उस तरह का प्रॉब्लम है कि जो पहले हो सकता है फिर बाद में हो सकता है। जैसे कि लूडो खेलते हैं तो वो भी ना पहले फेंकते हैं पासा, फिर उसके बाद फेंकते हैं। तो वी थ्रो द डाइस इन सक्सेशन, द चाइल्ड इज बोर्न इन सक्सेशन, विच एवर इज बोर्न अर्लियर इज द एल्डर चाइल्ड, विच एवर इज बोर्न लेटर इज द यंगर चाइल्ड। और इक्वली लाइकली वर्ड का क्या मतलब? हाँ, तो अगर एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो नहीं, मतलब कहने का मतलब ये जो है बॉय होगा या गर्ल होगा, दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी से हो रहे हैं। x प्लस एक्स इक्वल टू क्या? 1, तो x इक्वल टू बोथ 1/2। इक्वल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे मतलब हुआ कि बॉय और गर्ल दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। समझे? इस प्रकार से कोई नंबर नहीं दिया है, एक प्रोबेबिलिटी तो पता चल गया। फिर दूसरा कह रहा है दो चिल्ड्रन है, उस हिसाब से सोचो। पूछ क्या रहा है? ये बोथ आर गर्ल्स, पूछ रहा है कि दोनों बेटियां हैं। कंडीशन ये दिया है, तो जो नीचे में लिखा जाएगा, जो गिवन कंडीशंस हैं वो ये और ये हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है इससे अफेक्ट होगी। इवेंट ये होगा बोथ आर गर्ल्स, बन जाएगा। तो इसे होमवर्क में लिख लो, मैं आंसर बता देता हूं। सभी को ट्राई करना। इसका आंसर है 1/2, इसका है 1/3। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, इस लाइन का मतलब हुआ इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल। तो अगर तुम बॉय के होने की इवेंट को ए मानते हो और इसको बी मानते हो, तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 1/2 है ना। ये इसका मतलब हुआ, जो दिया नहीं है पर तुम समझ सकते हो, ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम। Two numbers are selected
at random from integers 1 if the sum is even. Find इसे करो अभी 26 you do it now. Sorry 33 मैं उसमें कुछ और नंबर लिखा हूं 33 you do it now. अभी करो. Two numbers are selected at random from the integers 1 through 9. If the sum is even, find the probability that both the numbers are odd. When do we get even number as a sum? When both the numbers are either or ना दो ही नंबर हैं और सम हमको इवन चाहिए. कब होगा? और या दोनों ऑड हो. सही, दोनों ऑड हो या दोनों, उस हिसाब से बनाना है इसको. Let me see if you're getting the problem. Listen now, watch. Observe. Solution. How do we start? If the sum is even, five by eight. 5 by 8. 5 by 8 मतलब 25 by 40. देखो थोड़ा देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा डिफर करे, पर हमको समझना चाहिए प्रोसेस कैसा है. तो हम क्या लिखें? लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग the sum of ordered pair as even. ठीक है, तुम लिख भले ही दो डॉट डॉट करके, पर करना वही काम है जो सिंपल सा है. देखो काउंट करने लगा, हमको तो आश्चर्य लग रहा है, ये पूरा ऑर्डर पेयर बना के काउंट कर रहा है. नहीं ठीक. एंड बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम इवन व्हेन बोथ द नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. देख लेते हैं. तुम लोग का 41 आया है, 42, 41, 41 अपडेट कर देंगे. क्या है देखो पे समझते हैं. बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम इवन व्हेन बोथ द नंबर्स आर ऑड. ठीक है, देखो the sum is even. सम हमारा इवन है, तो ए क्या लिखा जाएगा? 1 1 1 3 1 5 1 7 1
19 यहां से लेंगे और लास्ट नंबर जो होगा, लास्ट ऑर्डर पेयर वह 95, 97 और 99 ये हुआ। बोथ द नंबर्स आर ऑड, बोथ द नंबर्स आर ऑड, दोनों ऑड हैं। 11, 13, 15, 17, 19 यहां से चलेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा कि हम लोग 2, हाँ 2, 2, 2, 4 भी लेंगे, ये सब भी लेंगे। और यहाँ पे बीच में कहीं 8 वाला भी आएगा, 8 के साथ 8 का लास्ट में, उसके बाद 9 1 से स्टार्ट होगा। जबकि इसमें क्या होगा कि बोथ द नंबर्स आर ऑड। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे ख्याल से बी ही होगा, क्योंकि बी जो है वो उसका, बी जो है सो ए का सबसेट है, और वो भी उस तरह का सबसेट जो मतलब पूरी तरह से उसमें आच्छादित है, कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो इसका भी लास्ट एलिमेंट इस प्रकार से लेंगे 95, 97, 99, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वह बी ही होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, B is the subset of A. Therefore, probability of A both the numbers are, if the sum is even, तो ये हो जाएगा n of b by n of a intersection b divided by n of a equal to n of b divided by n of a। अब देखो b जो हमारा बन रहा है वो कैसे बन रहा है? वन, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये हुए, और इसका आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस कारण से इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो 5 into 5 होंगे, ठीक है। जबकि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? रुको देखते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। अच्छा, हमको सम चाहिए ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 into 5 प्लस 4 into 4, 5 into 5 प्लस 4 into 4, क्योंकि यहाँ जो ऑर्डर पेयर बनेगा 2, 4, 6, 8, तो इसका बनेगा, तो ये हो जाएगा 5 into 5 डिवाइडेड बाय 5 into 5 प्लस 4 into 4 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय, यही आंसर, यही आंसर है। कंडीशन, अरे जो पूछ रहा है ना वही वो इवेंट है,
और उसके अलावा जो बच गया वो कंडीशन है। जो पूछता है वो इवेंट है। देखो यहां क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द नंबर्स आर ऑड, ये इवेंट हो गया। और दूसरा जो दिया हुआ है सम इज इवन, ये कंडीशन हो गया। हर क्वेश्चन में यही चीज हो रहा है। प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन रूल। देखो एग्जाम्पल नंबर 34। अब इसमें जो है, इसमें क्या होगा कि इवेंट का सक्सेशन जो हो रहा है उसे मल्टीप्लिकेशन तरीके से देखेंगे। दो इवेंट इस प्रकार से हो रहे हैं कि जिसमें मतलब इवेंट सक्सेशन में तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ क्या होगा कि हमको एक का आंसर पता करना होगा। कंडीशन है लेकिन हमको उसमें एक का प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता रहेगा तो हमको एक इवेंट मालूम रहेगा, तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर दो इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नहीं, दो इवेंट इस प्रकार से, दो इवेंट सक्सेशन में हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ऊपर वाला पूछ रहा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। मल्टीप्लिकेशन रूल मतलब क्या, जो तुम्हारा फॉर्मूला था उसी में क्या पूछ रहा है, जो न्यूमरेटर वैल्यू उसमें गिवन था इसमें वो पूछ रहा है। हमारे पास क्या मालूम था, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको इधर ले आओ, इसको नीचे भेज दो, या इसको इधर भेज दो तो ये हमें मिल जाएगा, है ना। इसको यदि इस साइड भेज देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा ना। यही मल्टीप्लिकेशन रूल, लिखने के लिए लिख दिए मल्टीप्लिकेशन रूल, और फॉर्मूला हमारा वही है। तो हमसे पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन में, जो दो इवेंट के सक्सेशन में होने का, है ना, दो इवेंट इस प्रकार से साथ में हो रहे हैं, जबकि हमको मालूम है कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा उसमें से। क्वेश्चन में पढ़ के ये पता करना होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा नीचे से लिखता हूं, ठीक है, इसको मैं समझाया हूं। क्वेश्चन नंबर 34 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards. What is the probability? बात नहीं that the first two
3 इवेंट हो रहे हैं सक्सेशन में, पहला 2 इवेंट इस प्रकार से है कि 2 क्वीन है और फिर तीसरा जो है वो किंग है। तो पहला इवेंट मानेंगे पहला क्वीन मिलना, दूसरा इवेंट मानेंगे दूसरा क्वीन मिलना, तो तीसरा इवेंट मानेंगे किंग मिलना। हाँ, दोनों क्वीन सक्सेशन में हो रहा है, इंटरसेक्शन होगा। पहला इवेंट में क्वीन का मिलना, फिर दूसरे इवेंट में क्वीन का मिलना, तो कंडीशन भी है और सक्सेशन भी है। तुमको क्या पूछ रहा है? तुमको जैसे मान लो E1 हमारा है फर्स्ट ड्रॉ में क्वीन का मिलना, E2 क्या है सेकेंड ड्रॉ में क्वीन का मिलना, और थर्ड इवेंट है थर्ड ड्रॉ में किंग का मिलना। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि हाँ इसी ऑर्डर में हो, क्वीन का मिलना, ठीक है, विदाउट, देख रहे हो, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस। इस प्रकार से बताओ। Let A be the event of getting a queen in first draw. B be, हाँ, फर्स्ट सेकंड में लेंगे तब रिसीव बन जाएगा, यहाँ हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, C का मतलब किंग का मिलना, और इसका मतलब क्वीन 1 और क्वीन 2, पहला क्वीन का मिलना दूसरा क्वीन का मिलना। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा है देखो तो, फॉर्मूला देखो तब समझाएंगे। P, अरे P A B C आज ही लिखा है, आज ही लिखा है, P A B C आज ही लिखा है P, हाँ
बी बाय ए। देखो देखो, सुनो सुनो, मैंने क्या कहा, इवेंट सक्सेशन में हो रहे हैं, वन आफ्टर अनदर हो रहे हैं, तो पहले इवेंट में क्या मिलना चाहिए हमको, क्वीन मिलना चाहिए। नेक्स्ट इवेंट में क्वीन तो पहला कंडीशन बन गया, जो पहली बार में ड्रॉ हुआ वो अब कंडीशन बन गया, क्योंकि पहले हुआ था तो वो अब कंडीशन बन गया। अब हमको क्वीन मिले, क्वीन 2 मिले, ठीक है। अब ये और दोनों सक्सेशन में कंडीशन बन गए, अब हमको किंग मिले। तो हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड मतलब बी गिवन ए निकालना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ये निकालना है, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। समझे, ये सक्सेशन हो रहा है, और इस प्रकार से हम अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं, Q1 करके लिख दूं, हाँ, ताकि समझ में आए। Let Q1 be the event of getting queen in first draw, Q2 be the event of getting queen in second draw, उसके बाद और K3 be the event of getting a king in third draw। कितने क्वीन है, 4 क्वीन है, टोटल कितने कार्ड हैं, 52। तो हमारा जो Q1 है, हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 इंटरसेक्शन Q2 इंटरसेक्शन K3, वो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 पूरा निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 गिवन Q1 and probability of K3 given Q1 Q2। इस प्रकार से तीनों वैल्यू सेपरेटली हमको निकालना पड़ेगा। तो गेटिंग ए क्वीन ऑन फर्स्ट ड्रॉ, गेटिंग अ क्वीन इन फर्स्ट ड्रॉ, तो हमारा इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगा Q1 वो क्या होगा, 4 क्वीन में से कोई एक क्वीन मिले, ठीक है, या उसके बाद टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस कितना, 52, 50 में से कोई एक मिले, है ना। ये लगाओ चाहे नहीं लगाओ, तो 4 डिवाइडेड बाय 52, ये हमारा हो गया गेटिंग अ क्वीन, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 30, 1/13 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 मिला। अब हमको Q1 मिल चुका है, ठीक है, Q2 मिले, तो अब कितने क्वीन बच गए, गेटिंग अनदर क्वीन इन सेकेंड ड्रॉ, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 बाय Q1। सुनो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 बाय Q1 क्या होगा, उसमें भले ही काट रहे थे, इसमें नहीं काटेंगे, क्यों वापस रख नहीं रहे हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 52, ये Q2 3 डिवाइडेड बाय 51 डिवाइडेड बाय, समझे, इंटरसेक्शन कितना है, 3 में से कोई एक भी चुन लेंगे, क्वीन बच गए 3 ना, 3 में से कोई एक चुन लेंगे, और डिवाइडेड बाय 51 में से कोई एक चुन लेंगे। अरे एक कार्ड निकाल चुके हैं ना,
आंसर है 2 डिवाइडेड बाय 5525 आ गया। वाह बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 इंटरसेक्शन Q2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1, तो ये कितना होगा? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 तो हमको मिला है 1/13, ठीक है। Q1 इंटरसेक्शन Q2 ये क्या है? Q2 ही है, Q2 ही है ना, क्योंकि यहां पर जो है ये इसका सबसेट है, 4 में से 3 बच गया, तो Q2 हमारा कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 3 डिवाइडेड बाय 51, 3 कार्ड बच गया ना। सेकेंड क्वीन, पहला क्वीन निकल चुका है, एक कार्ड कम हो गया, तो 4 से अब वो 3 हो गया, और 52 से अब वो 51 हो गया, टोटल 51 हो गया। तो सेकेंड क्वीन निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 बचा जो क्वीन है उसमें से एक क्वीन चुन लो, और 51 बचा कार्ड है उसमें से एक चुन लो, ठीक है। उसके बाद गेटिंग अ किंग इन द थर्ड ड्रॉ, गेटिंग अ किंग इन द थर्ड ड्रॉ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ K3 डिवाइडेड बाय Q1 Q2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ K3 इंटरसेक्शन Q1 इंटरसेक्शन Q2 इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 Q2। बताओ ये कितना होगा? इसका क्यों? क्योंकि 4 किंग बचे हुए हैं, और हमारे पास कार्ड अब कितने हो गए? एक तो इसमें से ड्रॉ कर लिए, तो अब हो गए 3 में से वो 2 बचा, उसको तो काउंट ही नहीं करना है, और 51 से अब वो 50 हो गया, तो हमको 4C1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 50, और Q1 Q2 Q1 इंटरसेक्शन Q2, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या? यहाँ पे क्या किया? ये पूरा क्या है, क्या कैसे यूज किया? K3 डिवाइडेड बाय Q1 Q2, अरे यही ये निकालना है हमको, समझे? ये निकालना है, जो फॉर्मूला लिखाए थे उसमें ABC करके लिखाए थे ना, तो वो हमें निकालना है। तो C गिवन AB के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं इसको, N ऑफ Q1 Q2 K3 डिवाइडेड बाय N ऑफ Q1 Q2, नहीं सैंपल स्पेस भी चेंज हो रहा है। ये कितना, ये ठीक है? इसका वैल्यू कितना आया?
हम्म ये कंडीशन है ना, इसलिए। हम्म तुम क्या लिए हो फिर? अच्छा, ये कितना लिखी, ये कितना आया? 3/51, ये इतना ही लिखे हो? नीचे में 1/13, यहाँ पे कौन सा कैंसिल हो रहा है हमको? 4/50 डिवाइडेड बाय, डिवाइड नहीं किए हो? रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचे यहाँ के बाद? और Q1 और Q2 के सक्सेशन में होने का क्या चांस है? Q1 और Q2 जो सक्सेशन में होगा, यानी कि फर्स्ट ड्रॉ में क्वीन मिले और सेकेंड ड्रॉ में भी क्वीन मिले, तो दो क्वीन निकल जाएगा। दो क्वीन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 50। तो ये भी 50/50 होगा। क्योंकि हमको ड्रॉ क्या करना है? हमको ड्रॉ क्या करना है इसमें? अरे इस सेंटेंस में उलझ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टू कार्ड आर क्वीन, Q1 and Q2. Thank you.